जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बिल्कुल नए प्रश्न, जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, जो हमारे हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, और इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों, ये लेवल 3 के हमारे क्वेश्चंस हैं और इसका ये पार्ट 1 है। ये हमने सीरीज़ शुरू की है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं या आप कौन सी वीडियो की सीरीज़ चाहते हैं। तो चलिए, आइए फटाफट से शुरू करते हैं। ये जितने भी आपके अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, आपके अभी जेआरएफ का एग्ज़ाम है मई में, उसके अलावा आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, लेक्चरार के हैं, या आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि इस वीडियो में से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। यहाँ बात हुई है प्रथम सर्वेयर जनरल की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स रेनल। और जेम्स रेनल जो रिलेट करते हैं, ये सर्वेयर जनरल का जो वर्क रिलेट करता है वो किस चीज़ से करता है? तो जो अंग्रेज़ों के लिए जो ऐसा एरिया था इंडिया का जिसको वो नहीं जानते थे, उसकी मैपिंग से रिलेटेड था। ठीक है, उसको जानना, उसकी मैपिंग करना, और मैपिंग किस तरीके से करना? एक साइंटिफिक तरीके से उसकी मैपिंग करना। ठीक है, तो ये इसका एडिशनल फैक्ट है कि जो अनजान क्षेत्र थे उनका मानचित्रण शुरू हुआ था। ठीक है, सर्वेयर जनरल के आने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग कितने सदस्य, कितने संस्थापक पत्रकार थे? तो जितने संस्थापक माने जाते हैं इसके, उनमें से लगभग कितने पत्रकार थे? जो संस्थापक सदस्य थे, पत्रकार कितने थे? तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में पत्रकार थे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर है 1/3। तो एक तिहाई जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो पत्रकार थे। तो सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर। विडोर द फजेंडा पुर्तगाली प्रशासन में क्या था? तो इसको एक बार पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ। कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था, कार्ट्रिज बनाने के लिए जिम्मेदार था, व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए जिम्मेदार था, या वायसराय चुनने के लिए प्रयुक्त शब्द है ये। तो विडोर द फजेंडा पुर्तगाली शासन में क्या था? दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं पसंद आ रहे हो तो वीडियो को डिसलाइक भी करना मत भूलिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें, और जो भी कीजिएगा दिल से कीजिएगा। ठीक है, और उसका हमें रीज़न भी बताइएगा कि आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं आई, और आई है तो किस लिए आई है, और आप इसके नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। कौन? विंडोर द फजेंडा। तो थर्ड का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लूट शिप का निर्माण का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? तो फ्लूट शिप क्या थी? फ्लूट शिप थी हमारी बहुत लाइट वेटेड जो शिप होती थी, वो फ्लूट शिप कहलाई थी। तो जो यहाँ से इंडिया से व्यापार करते थे, जो बिज़नेस होता था यहाँ से, वो शिप में भर के लेके जाते थे सामान। तो उसके लिए शिप जो होती थी वो बहुत भारी होती थी, लेकिन नई तरीके की शिप लाए थे, फ्लूट शिप। कौन लाए थे? डच। तो इसका सही ऑप्शन है डच। डच सबसे पहले फ्लूट शिप लाए थे यहाँ पर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेज़ कंपनी के व्यापारियों को पूर्व के साथ व्यापार करने के विशेषाधिकार को कब अनिश्चित काल तक के लिए विस्तारित कर दिया गया? तो यहाँ बात हो रही है अनिश्चित काल तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, तो अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि जब ये आए थे उस टाइम इन्हें कुछ ही सालों के लिए विशेषाधिकार दिया गया था, कुछ सालों के लिए इन्हें बिजनेस करने के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ ही साल बाद वो पीरियड ख़त्म होने से भी पहले इनको ये विशेषाधिकार को अनिश्चित काल तक के लिए विस्तारित कर दिया गया, और वो विस्तारित कर दिया गया था 1609 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे एसरेशन वाले हैं। तो 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के अलावा हर जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। स्पष्टीकरण दिया गया है कि मुगल सम्राट ने उन पर जजिया कर लगाने के बदले उन्हें यह अनुमति दी थी। तो क्या मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया था, और जिसके बदले उसने सूरत के अलावा हर जगह
टैक्स फ्री उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। तो इसमें का क्या होगा, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो मुग़ल सम्राट ने उन पर जजिया लगाया था और उसके बदले उन्हें अनुमति दे दी थी कि सूरत के अलावा आप कहीं भी जो आपका सीमा शुल्क होता है उसे दिए बिना आप व्यापार कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूज़ पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। यह कथन किसका है? तो ये किसने बोला है? तो दोस्तों ये बोला है अल्फांसो डिसूज़ा ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकती है और कई बार शायद ये आई भी है जहाँ तक मुझे याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई का वास्तविक अंग्रेज संस्थापक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस डे, गैरोल आंगियार, विलियम नॉरिस या जॉब चार्नोक, किसको बोला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है विलियम नॉरिस। एक बार आंसर देख लेते हैं। सॉरी, इसका आंसर है गैरोल आंगियार। ठीक है, अभी ये विलियम नॉरिस कहाँ का है मैं आपको बताती हूँ। बात करते हैं फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, जॉब चार्नोक कलकत्ता का। ठीक है, और जो विलियम नॉरिस था ये क्या था, ये औरंगजेब के पास व्यापारिक सुविधाओं के लिए आया था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये 8th, मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? गैरोल आंगियार को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली हंतदक चवतज किससे कहते थे? देखिए ये जो वर्ड है इसको देखिए ध्यान से, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड होगा। हंतदक चवतज किसे कहते थे? कौन पुर्तगाली? तो इसका सही आंसर है चटगांव। ठीक है, तो चटगांव को वो हंतदक चवतज कहा करते थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दासों की नियमित खरीदारी और पंजीकरण के लिए कलकत्ता कोर्ट हाउस कब बनाया गया था? तो किस सन में बनाया गया था ये कोर्ट हाउस? जो दासों की मतलब इसको वैलिड कर दिया गया था, जो दासों की खरीदारी होती थी उसको बिल्कुल वैलिड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1752 में। तो 10th का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। बंगाल का पहला और अंतिम नायाब सूबेदार कौन था? देखिए यहाँ किसकी बात हो रही है, पहला और अंतिम नायाब सूबेदार, ये ध्यान रखिएगा। हम गवर्नर जनरल, वायसराय ये याद रखते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नायाब सूबेदार कौन था? तो वो था मोहम्मद रज़ा खान। तो बंगाल का पहला और अंतिम नायाब सूबेदार मोहम्मद रज़ा खान। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे वही एसरेशन वाले क्वेश्चन हैं। मीर कासिम ने खिजरी जमा नाम का एक और भी लिया था, ये कर है। ठीक है, एक और कर, यहाँ कर आएगा। तो क्या लिया था, एक खिजरी जमा नाम का एक और कर भी लिया था। कारण क्या दिया गया है कि वह अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से करना चाहता था। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है, या कोई एक सही है या इसका सही स्पष्टीकरण है? तो यहाँ बोला गया है वो अपनी सेना का यूरोपीय पद्धति से गठन करना चाहता था, इसलिए उसने एक नया जो कर लिया था खिजरी जमा लगाया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं है। वो यूरोपीय पद्धति से करना तो चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए खिजरी जमा नहीं लगाया था। उसने जो हालत थी वहाँ की वो बहुत ख़राब हो गई थी, जो राजकोष था वो खाली होने लगा था, तो उसके लिए उसने खिजरी जमा का जो कर था नया टैक्स लिया था उसने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान ने गोदियों की स्थापना की तो किस किस जगह? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ज़्यादा प्लेसेस आपको दिए हुए हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ, आप एक बार पूरा देख लीजिए। तो मंगलौर, मौलिदाबाद, वजीदाबाद, श्रीरंगपट्टनम। तो मंगलौर, मौलिदाबाद में, वजीदाबाद, श्रीरंगपट्टनम में, या ऊपर के तीनों में, या 1, 3 और 4 में, किस में?
तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारे हायर लेवल के एग्ज़ाम आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल अंदर से पूछे जाते हैं, जो हमारे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं वो तो पूछे ही नहीं जाते आज के टाइम में। ठीक है, तो इसी के लिए ही हम ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जो 15 मिनट में ये चीज़ें करवाई जा रही हैं उसको करने के लिए कई घंटों की मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है मंगलौर, मौलिदाबाद और वज़ीदाबाद। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो टीपू सुल्तान ने गोदियों की स्थापना मंगलौर, मौलिदाबाद और वज़ीदाबाद में की थी। नेक्स्ट चलते हैं, मैसूर के वोडेयार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए ये जो हमारे हैदर अली वगैरह आए थे, जो हमारा ये युद्ध हुआ था, ये बड़ा फेमस जो युद्ध है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, तो क्या नाम था कुछ, सॉरी मुझे नाम स्किप हो रहा है माइंड से। तो जो हैदर अली आए हैं उससे पहले ये वोडेयार वंश था मैसूर पे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए वोडेयार वंश आ गया था। तो वोडेयार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था चिक्का कृष्णराज सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो दो थे ये कौन थे? ये थे इसके मंत्री। ठीक है, तो शासक नहीं थे, ये इसके मंत्री थे। इन्हीं को ही हरा के आगे जो साम्राज्य था उसकी स्थापना हुई थी। और हरा के क्या हुई थी? ये जो हैदर अली था उसको हैदर अली को नंदराज ने, ठीक है, नंदराज ने ही मौका दिया था, अपनी सेना में शामिल किया था। तो नंदराज ने मौका दिया था हैदर अली को। उसके बाद धीरे धीरे हैदर अली ने क्या किया, वहाँ पे पूरे पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलेज़ली को मार्क्वीज़ की उपाधि मिली तो कब मिली थी? मार्क्वीज़ की उपाधि मतलब किस चीज़ के बाद या किस चीज़ के लिए मिली थी? तो उसकी जो विस्तार नीति थी, मतलब सहायक संधि के थ्रू जो वो विस्तार कर रहा था उसके लिए मिली थी, मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए मिली थी, पांडिचेरी को जीतने के लिए मिली थी, या अपनी परिमित और शांत नीति के लिए मिली थी? देखिए, अब मैं आपको कुछ फटाफट से बता देती हूँ। वो अपनी नीति को परिमित और शांत नीति कहता था। ठीक है, तो वो खुद कहता था इसको। पांडिचेरी को उसने जीता नहीं था, वो दे दिया गया था फ्रांसीसियों को शायद। ठीक है, फ्रांसीसियों को दिया गया था वो। और विस्तार की नीति के लिए उसे मार्क्वीज़ की उपाधि नहीं मिली थी। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए उसे मार्क्वीज़ की उपाधि दी गई थी। तो भी ऑप्शन 15 का करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस जनजाति को तालपुरा कहा गया? तो किस जनजाति को तालपुरा भी कहा गया है? भील, कोल, बलूच या नकई? तो देखिए, ये 3 तो जातियां हैं यहाँ पर, मतलब 3 तो जनजातियां हैं, लेकिन ये नकई जनजाति नहीं है, मिसल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बलूच। बलूच जाति को, मतलब बलूच जो जनजाति थी उसको तालपुरा जनजाति भी कहा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैचिंग वाले हैं। आइए चलिए करते हैं फटाफट से इनको मैच। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम कब पारित हुआ? कारखाना अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम। तो देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम हुआ था हमारा 1961 में, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें हिंदू महिला संपत्ति अधिकार, तो ये हुआ था हमारा 1937 में। और हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम हुआ था हमारा 1956 में। और कारखाना अधिनियम हमारा हुआ था 1947 में। तो ये तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में तभी कारखाना अधिनियम आ गया था। ठीक है, तो एक बार इसके ऑप्शंस में से देख लेते हैं कौन कौन से इसके ऑप्शंस हैं। तो हमने क्या लगाया है? हमने लगाया है 3 4 2 1। तो 3, यस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिएगा इसको, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लाइव संस्थापक नहीं था अपितु भविष्य का अग्रदूत था, किसका कथन है? तो ये जो बात कही है क्लाइव के बारे में वो किसने कही है? ये कही है पर्सिवल स्पीयर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बुरकानदेज दल में निम्न में से कौन थे? तो बुरकानदेज दल, अगर आपको पता हो इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए क्या था ये बुरकानदेज दल, और नहीं पता है तो दोस्तों हमारी इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए, किसानों का दल था, विदेश में काम करे भारतीय सैनिक थे, या मुसलमान व जमींदारों की सेना से मुक्त सिपाही थे, या ब्रिटिश सेना से मुक्त सिपाही थे? तो दोस्तों जो बुरकानदेज दल था वो था, सॉरी ये नहीं था, ये था मुसलमान व जमींदारों की सेना से मुक्त सिपाही। ठीक है, तो ये मुसलमानों और ज़मींदारों की सेना से मुक्त सिपाही थे। अब इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि ये जो दल था ये एक विद्रोह से संबंधित था। ठीक है, तो मुआमरिया विद्रोह जो हुआ था हमारा 1769 से 99 के बीच जो चलता रहा था, उस विद्रोह से ये लोग रिलेटेड थे। और कौन सा दल रिलेटेड था, मतलब इन्हीं लोगों का वो विद्रोह था, बुरकानदेज दल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपको एक भी क्वेश्चन बकवास नहीं मिलेगा इस वीडियो में, मैं गारंटी देती हूँ, एक भी बकवास क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, लिंक्ड बटालियन योजना क्या थी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिंक्ड बटालियन। तो ये लिंक्ड बटालियन क्या थी? भारत में यूरोप सेना को इंग्लैंड दौरे से बेहतर बनाना, यूरोपीय सेना में भारतीय सैनिक शामिल होना, भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों का शामिल होना, ऐसी भारतीय सेना जो बाहर जाकर भी युद्ध में भाग ले, मतलब इंडिया में तो जो युद्ध होता है तो उसमें तो ले, और उसके अलावा बाहर भी जिनको भेजा जाता था वो। तो क्या ऑप्शन इसका सही है? इसका सही है ऑप्शन ए। तो भारत में यूरोपीय सेना को इंग्लैंड दौरे से बेहतर बनाना, मतलब पहले जो भारतीय यूरोपीय सेना थी भारत में, उसको इंग्लैंड दौरे पे बीच बीच में भेजा जाता था, किस लिए? उनके अपग्रेडेशन के लिए, उनको और अपडेट करने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उनमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, सती प्रथा को किसने शास्त्र की आड़ में हत्या कहा? शास्त्र की आड़ में हत्या, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, विलियम बेंटिक, या स्वामी विवेकानंद? तो देखिए सारे ही नाम स्त्रियों के सुधार से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, लेकिन इसका सही ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17वें नियम के अनुसार, देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ और भी चीज़ें याद हो। 17वें नियम के अनुसार सती प्रथा निषेध नियम कहाँ सबसे पहले लागू हुआ था? तो पहली बात तो ये कि सती प्रथा कब हुआ था, सती प्रथा निषेध कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1929 में। ठीक है, तो 1929 में जो सती प्रथा निषेध जो कानून था वो बना था, वो कौन से नियम के तहत बना था? वो 17वें नियम के तहत बना था। ठीक है, तो 17वां नियम आपको खुद ही अब याद हो जाएगा। तो आप इसको याद भी कैसे रख सकते हैं, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, 9 - 2 कर लीजिए ऐसे, तो 1 तो यहाँ पे है ही है, तो 1 और 9 - 2 17। तो ये आपको याद रहेगा। अगर आपको सन याद है तो आपको कौन से नियम के अनुसार है, तो 17वें नियम के। तो इन्होंने यहाँ पूछा है कि सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या बंगाल? तो दोस्तों सबसे पहले लागू हुआ था वो हुआ था बंगाल में। तो 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि नाम बहुत सिमिलर हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो बहुत मतलब एकदम एक जैसे से नाम है, बस पीछे का एक वर्ड चेंज रहता है। तो यहाँ बात हो रही है एसोसिएशन की। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की? प्रोफेसर कर्वे ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने, करसोनदास मूलजी ने, या के नटराजन ने? तो जो इसका सही ऑप्शन है, कर्वे बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कर्वे अगर सोच रहे हैं तो कर्वे बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है विष्णु शास्त्री पंडित। ओके दोस्तों, और ये जो प्रोफेसर कर्वे थे वो विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। ठीक है, तो यहाँ एक दो चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं उसको याद रखिएगा। और जो करसोनदास मूलजी, इनके बारे में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहा है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस
के साथ मुख्य रूप से संबंधित थे, या किससे मुख्य रूप से संबंधित थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ, आत्मसम्मान आंदोलन, महाड सत्याग्रह या नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। तो इन्होंने कहा है मुख्य रूप से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से बात हो रही है, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा महाड सत्याग्रह। देखिए ये वाला जो है ये तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है मेन तौर पर, ठीक है, मेनली। और ये वाला जो है स्वामी नैयर से है, ठीक है। तो जो महाड सत्याग्रह है वो भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड है। और ये क्या था, ये 1927 में इन्होंने नेतृत्व किया था, भीमराव अम्बेडकर ने, महाड सत्याग्रह का। और ये कहाँ था, ये महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ ज़िले में हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जो दलित थे तो उनको क्या होता था, वो जो तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का ना उन्हें हक नहीं था, तो वो पानी के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो 1927 में था ये महाड सत्याग्रह, भीमराव अम्बेडकर से संबंधित था। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग। और मैचिंग में देखिए ये आ गए हैं हमारे करसोनदास मूलजी। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सत्य प्रकाश, भारत स्त्री महामंडल, भारत महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस, और यहाँ नाम दिए गए मार्गरेट कजिन्स, सरला देवी चौधरानी, रामाबाई रानाडे और करोनदास मूलजी। तो कौन सा किससे संबंधित है? अब देखिए यहाँ सत्यार्थ प्रकाश मत समझिएगा इसको, ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, ये सत्य प्रकाश है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ हमें बहुत भारी पड़ जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वही है हमारे करसोनदास मूलजी, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश से करसोनदास मूलजी हमारे रिलेटेड हैं। स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी के द्वारा बनाया गया था। भारत महिला परिषद रामाबाई रानाडे, और अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस था मार्गरेट कजिन्स द्वारा ये बनाया गया था। तो दोस्तों अगर आपको आज मज़ा आया हो इन धमाकेदार क्वेश्चंस में, तो आपको पता ही है क्या करना है, अब मैं नहीं बोलूँगी, ओके। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसके आगे के पार्ट जल्दी से बनाऊँ। और इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, और बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है अलग अलग तरीके की, अलग अलग टॉपिक पर, टॉपिक वाइज है, लेवल वाइज हैं, और इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स भी है। तो एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक जल्दी मिलते हैं, और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।